दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम 2025 की, जिसकी 13 जून थर्ड शिफ्ट का यहाँ पर क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं। उसके अंदर डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं और आपके नेक्स्ट शिफ्ट में किस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर 13 जून थर्ड शिफ्ट का पेपर का एनालिसिस करते हैं कि आपके 13 जून को थर्ड शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन आए। और आप हमें लास्ट में और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप हमें कमेंट में ज़रूर बताना कि ये जो 13 जून का थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन आपके आए थे या नहीं आए थे, ताकि जो और लोग इस वीडियो को देख रहे हैं ताकि उनको पता चले कि जो हम एनालिसिस करवाते हैं वो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते भी है कि नहीं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारे यहाँ पहला क्वेश्चन है कि बाल गंगाधर तिलक ने मराठा अखबार किस भाषा में प्रकाशित किया था। ऑप्शन नंबर ए हिंदी, गुजरात, अंग्रेजी, मराठी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इन्होंने अंग्रेजी भाषा में अपना अखबार यहाँ पे प्रकाशित किया था। इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक ने दो प्रमुख अखबार शुरू किए थे, पहला था केसरी और दूसरा था मराठा। जो केसरी मराठी भाषा में प्रकाशित हुआ था, जबकि जो मराठा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुआ था। तिलक का उद्देश्य इन समाचार पत्रों के माध्यम से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के विचारों को व्यापक दर्शकों तक पहुंचाना और ब्रिटिश नीतियों की आलोचना करना था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, समकालीन कर्नाटक संगीत में कितने मेल राग हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर 72 का करेक्ट आंसर होगा। इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। कर्नाटक के संगीत भारतीय शास्त्रीय संगीत की एक दक्षिण शैली है जिसमें मेल करता रागों की एक सुनियोजित प्रणाली है, जिसमें 72 मूल राग शामिल थे। ये मौलिक राग सभी संभावित अवसरों के संयोजन को कवर करते हैं और इनसे हजारों जयंग राग डाइवर्स रेंज बनाए जा सकते थे, जिससे कर्नाटक संगीत की समृद्धि और विविध संरचनाएं बनती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, भारत सरकार ने हथियार खरीदने वाले देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किस बैंक का उपयोग किया है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारतीय निर्यात आयात बैंक, एक्सिस बैंक। इसका एक्सप्लेनेशन है, भारत सरकार रक्षा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न रणनीतियों को अपना रही है। भारतीय निर्यात आयात बैंक इस प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह बैंक उन देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है जो भारत से हथियार या अन्य रक्षा उपकरण खरीदने में रुचि रखते हैं, जिससे भारत के रक्षा उद्योग को वैश्विक स्तर की प्रतिस्पर्धी बनने में मदद मिलती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहमद रहिंदी ने किस राजवंश के शासक पैगंबर मोहम्मद के वंशज थे। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सैयद राजवंश। अहमद सरहिंद एक प्रमुख सूफी विद्वान और मुगल काल के प्रभावी व्यक्ति थे। इन्होंने सैयद राजवंश 1414-1491 ईस्वी के शासक के बारे में ये दावा किया था कि पैगंबर मुहम्मद के वंशज थे। सैयद वंश ने दिल्ली की सल्तनत पर शासन किया था और वे इस दावे का उपयोग अपनी वैधता और अधिकार को मजबूत करने के लिए करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रीय तकनीक शस्त्र मिशन NTTM का प्रमुख उद्देश्य क्या है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तकनीकी उद्योग को बढ़ावा देना। इसका ऑप्शन नंबर सी बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखते हैं। राष्ट्रीय तकनीक वस्त्र मिशन NTTM का मुख्य उद्देश्य भारत को तकनीकी वस्त्रों के क्षेत्र में वैश्विक नेता बनाना। यह मिशन अनुसंधान और विकास, बाजार संवर्धन और निर्यात वर्धी कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करता है। तकनीकी वस्त्रों का उपयोग विभिन्न क्षेत्र जैसे कृषि, स्वास्थ्य सेवा, बुनियादी ढांचा और यहाँ पर रक्षा में होता है, जो कि पारंपरिक वस्त्रों से अलग होते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार 2030 तक भारत की कितनी प्रतिशत आबादी शहरी क्षेत्र में रहेगी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 40%। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में भारत के शहरीकरण के रुझान पर प्रकाश डाला गया है। अनुमान है कि 2030 तक भारत की लगभग 40% आबादी शहरी क्षेत्र में निवास करेगी। यह शहरीकरण आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे के विकास और रोजगार सृजन के लिए महत्वपूर्ण अवसर प्रस्तुत करता है, लेकिन साथ ही शहरी नियोजन और सतत विकास से संबंधित चुनौतियों भी खड़ी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप्ती नदी किस पर्वत श्रृंखला से निकलती है। इसका करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर बी, सतपुड़ा रेंज से निकलती है। अब जो ताप्ती नदी मध्य भारत की एक महत्वपूर्ण नदी है, यह सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में मुल्ताई के पास से निकलती है।
ये नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में खंबात की खाड़ी के अंदर गिरती है। ये नर्मदा नदी के समांतर बहती है और दोनों नदियाँ अपना दर्रा घाटी के लिए जानी जाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का 2025 के लिए अनुमानित वैश्विक आर्थिक विकास क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 3.2%। इसका एक्सप्लेनेशन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष नियमित रूप से अपनी वैश्विक आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट में वैश्विक आर्थिक विकास के अनुमान जारी करता है। 2025 के लिए वैश्विक आर्थिक विकास का अनुमानित दर 3.2% रखा गया है। यह एक अनुमानित डाटा है। IMF ने नवीनतम रिपोर्ट से भिन्न हो सकती है। IMF इन अनुमानों का उपयोग सदस्य के आर्थिक नीतियों पर सलाह देने और वैश्विक स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए करता है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत सरकार ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कृषि क्षेत्र में कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? इससे यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कृषि निर्यात नीति को यहाँ पे शुरू किया है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत सरकार ने कृषि निर्यात को बढ़ावा देने और किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से कृषि निर्यात नीति शुरू की है। इस नीति का लक्ष्य है कि भारतीय कृषि उत्पादों को वैश्विक बाजार में अधिक स्पर्धी बनाना और कृषि निर्यात के लिए बुनियादी ढांचा में सुधार करना और कुछ श्रृंखला एकीकरण को बढ़ावा देना है। ये किसानों के बेहतर मूल्य प्राप्त करने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्स 2024 शिखर सम्मेलन का आयोजित हुआ था। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पर 2024 के अंदर इसका सम्मेलन हुआ था। जो ब्रिक्स है इसका फुल फॉर्म है ब्राज़ील, रूस और भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। दुनिया की 5 प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है। प्रत्येक वर्ष समूह के सदस्य देश में से कोई एक देश में शिखर सम्मेलन की मेजबानी करता है और 2024 में ब्रिक्स की अध्यक्षता रूस के पास थी और शिखर सम्मेलन कजान रूस में आयोजित किया गया था, जहां सदस्य देश के नेता वैश्विक आर्थिक और राजनीतिक मुद्दे पर चर्चा करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, पूजा शर्मा को BCC की 100 प्रेरणादायक और प्रभावशाली महिलाओं की सूची में क्यों शामिल किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण और शिक्षाओं में उनके योगदान के लिए इसमें सूची में नाम शामिल किया गया है। इसका यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पूजा शर्मा को BCC की 100 प्रेरणादायक और प्रभावशाली महिलाओं की सूची में उनके उल्लेखनीय सामाजिक कार्य के लिए शामिल किया गया था। उन्होंने विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण और शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनका काम महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उनके शिक्षा के माध्यम से समाज में बेहतर स्थान दिलाने पर केंद्रित करना है, जिससे कि वे अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सके। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, औरंगजेब की कब्र की खुदाई हटाने से संबंध में हाल ही में कहाँ पर विद्रोह हुआ था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये भी विद्रोह महाराष्ट्र के अंदर हुआ था। और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। औरंगजेब की कब्र और उसकी ऐतिहासिक विरासत को लेकर महाराष्ट्र के खुलदाबाद में हाल ही में कुछ विवाद और विरोध प्रदर्शन हुए हैं। कुछ समूह कब्र हटाने या उनके फलस्वरूप बदलने की मांग कर रहे हैं, जबकि अन्य कुछ ऐतिहासिक का महत्व बनाए रखने का समर्थन भी कर रहे हैं। ये मुद्दा भारत में ऐतिहासिक स्थलों और उनकी व्याख्याओं को लेकर व्यापक वाद विवाद का हिस्सा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या थी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 93 रैंक है यहाँ पर भारत की। यहाँ पे भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक यानी कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स CPI ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है, जो कि सार्वजनिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार के स्तर को दर्शाता है, जैसे कि विशेषज्ञों और व्यापकों लोगों के द्वारा प्रसिद्ध अनुभूत किया जाता है। 2024 में भारत को 93वीं रैंक मिली थी, जो कि दर्शाता है कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किया जाना आवश्यक है। यह सूचकांक देश को उनके भ्रष्टाचार और विरोधी प्रयासों को सुधार करने के लिए बेंचमार्क प्रदान करता है। अब क्वेश्चन नंबर 15, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति किसके परामर्श पर की जाती है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश संबंधी राज्य के राज्यपाल के द्वारा उनसे परामर्श लेने के बाद ये की जाती है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत के संविधान के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति
राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यह नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से की जाती है। यदि किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जा रही है तो उस न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श ली जाती है। यह प्रक्रिया न्यायिक स्वतंत्रता और नियुक्ति की पारदर्शिता को सुनिश्चित करती है। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 16। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था जिसने कि 298 ईसा पूर्व से लेकर 273 ईसा पूर्व तक शासन किया था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिंदुसार ने यहाँ पर शासन किया था। इसका एक्सप्लेनेशन है चंद्रगुप्त मौर्य समाज के संस्थापक थे। इनके बाद इनके पुत्र बिंदुसार ने मगध साम्राज्य की गद्दी संभाली थी, जिसने 298 ईसा पूर्व से लेकर 273 ईसा पूर्व तक शासन किया था। बिंदुसार ने अपने पिता के साम्राज्य का विस्तार किया और अमित्रघात के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, जिनके शासनकाल में मौर्य साम्राज्य एक मजबूत और एकीकृत शक्ति बन रहा था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जीव में सपोषी और विषमपोषी दोनों प्रकार के पोषण पाए जाते हैं? इसका करेक्ट आंसर है युगलीना। और हमारा इसका जो एक्सप्लेनेशन है, युगलीना एक अद्वितीय एक कोशिकाएं जीव है जो कि सपोषी और विषमपोषी दोनों प्रकार के पोषण को प्रदर्शित करता है। इसमें क्लोरोप्लास्ट और होते हैं जो कि प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम बनाते हैं, लेकिन प्रकाश की अनुपस्थिति में यह पर्यावरण से पोषक तत्वों को अवशोषित करके विषमपोषी व्यवहार करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार ब्रिटिश सरकार को हस्तांतरित कर दिया गया था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत यहाँ पे जो भी उनके हाथ में शक्ति थी वो हस्तांतरण कर दिया गया था। इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त करने का निर्णय लिया। इसके परिणाम स्वरूप भारत सरकार की अधिनियम 1858 पारित किया गया था, जिसने कंपनी के सभी अधिकारों और प्रशासन को सीधे ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया। इस अधिनियम ने भारत में एक वायसराय का पद भी बनाया, जो कि ब्रिटिश सम्राट का सीधा प्रतिनिधित्व होता था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओडिशा की कौन सी बौद्धिक गुफाएं स्थित है? ओडिशा के अंदर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, उदयगिरी और खंडगिरी गुफाएं स्थित हैं। इसका यहाँ पर उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं ओडिशा के भुवनेश्वर के पास स्थित है। ऐतिहासिक रूप से जैन और बौद्ध धर्म से संबंधित ये गुफाएं थी। ये गुफाएं मुख्य रूप से जैन भिक्षुओं के निवास स्थान के रूप में उपयोग की जाती थी, लेकिन कुछ बौद्धिक प्रभाव भी पाए जाते हैं। ये गुफाएं अपनी वास्तुकला और मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है, जो प्राचीन भारतीय कला और धर्म का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने 1946 में नोखाली का दौरा क्यों किया? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सांप्रदायिक हिंसा को रोकने हेतु उन्होंने नोखाली का यहाँ पे दौरा किया था। 1946 में नोखाली, जो कि वर्तमान में बांग्लादेश में है, यहाँ पर भयंकर सांप्रदायिक दंगे हुए थे, जिसके अंदर हिंदू, मुस्लिम और समुदायों के बीच व्यापक हिंसा हुई थी। महात्मा गांधी ने इस हिंसा को रोकने और शांति बहाल करने के लिए व्यक्तिगत रूप से नोखाली का दौरा किया था और उन्होंने कई दिन इस क्षेत्र में पैदल यात्रा की, लोगों से शांति सद्भाव बनाए रखने की अपील की और अपनी उपस्थिति से स्थिति को शांत कराने का प्रयास किया था। क्वेश्चन नंबर 21, माजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र की नदी पर स्थित है। माजुली द्वीप असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। यह अपनी अनूठी संस्कृति और वैष्णो मठ और प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। हालांकि नदी के कटाव क्षेत्र के कारण यह द्वीप लगातार सिकुड़ रहा है, जिससे कि इसके संरक्षण के प्रयास किए जा रहे हैं। यह असम की संस्कृति की राजधानी मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 23, ओडिशा में कौन सा शिलालेख 24 तीर्थंकरों से संबंधित है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हाथी गुम्फा शिलालेख से संबंधित है। हाथी गुम्फा शिलालेख ओडिशा के उदयगिरी पहाड़ी पर स्थित है। इसे कलिंग के राजा खारवेल ने लिखवाया था। यह शिलालेख प्राकृतिक भाषा में है। इसमें खारवेल के शासनकाल की घटनाओं का विस्तृत विवरण है, जिसमें जैन बौद्ध के धर्म प्रति समर्पण और 24 जैन तीर्थंकरों की मूर्ति की बाली का उल्लेख है। यह प्राचीन भारतीय इतिहास में जैन मंदिर के अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। MS एक्सेल में ऋतु कब आती है? यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन, जो सर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जब किसी फॉर्मूले के संदर्भ सेल या रेंज असामान्य हो जाती है या फिर हटा दी जाती है, तो आपको इस जो रेफरेंस इस तरह का आपको एरर देखने को मिलता है।
इसका यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। MS एक्सेल में #ref32 तब दिखाई देती है जब एक फार्मूला सेल में सेल रेफरेंस असामान्य हो जाता है। ऐसा तब होता है जब आप उन सेल को हटाते हैं या पेस्ट करते हैं जिसमें आपके फॉर्मूले का संदर्भ होता है। जब ये किसी ऐसी रेंज को हटाते हैं जिसका प्रयोग फॉर्मूला कर रहा है या एक्सेल या रीटू इसलिए दिखाता है ताकि उपयोगकर्ता को पता चले कि फॉर्मूला अब सही ढंग से काम नहीं कर सकता है क्योंकि उसका संदर्भ टूट गया है। क्वेश्चन नंबर 25, MS वर्ड में Ctrl+H शॉर्टकट कुंजी का उपयोग क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर खोज और बदले फाइंड और रिप्लेस का करने के लिए शॉर्टकट की यूज़ किया जाता है। इसका एक्सप्लेनेशन है यहाँ पर MS वर्ड में Ctrl+H एक बहुत ही उपयोगी शॉर्टकट कुंजी है। यह खोजने या ये फाइंड और रिप्लेसमेंट डायलॉग बॉक्स खोलता है। इस फंक्शन का उपयोग करके आप अपने डॉक्यूमेंट में किसी विशिष्ट शब्द या फिर वाक्यांश को खोज सकते हैं या फिर किसी अन्य शब्द का वाक्यांश में बदल सकते हैं। ये बड़े डॉक्यूमेंट में संपादन यानी एडिटिंग और उसमें करेक्शन के लिए बहुत ही आसान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, MS वर्ड में वाटर मार्क कैसे हटाया जाता है? MS वर्ड में वाटर मार्क यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे डिजाइन टैब में जाकर वाटर मार्क विकल्प चुनें और वाटर मार्क हटाने पर क्लिक करके आप इसे हटा सकते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और MS वर्ड में वाटर मार्क को हटाने के लिए आपको डिजाइन टैब पर जाना है। डिजाइन टैब में आपको पेज बैकग्राउंड ग्रुप के अंदर वाटर मार्क विकल्प मिलेगा, उस पर क्लिक करें और ड्रॉप मेन्यू में वाटर मार्क हटाएं यानी रिमूव वाटर मार्क के ऑप्शन पर जिसे आप क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर वाटर मार्क हट जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में नागरिकता प्राप्त करने का सही तरीका नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, धन अर्जित करके आप यहाँ पर भारत की नागरिकता जो लेना वो लीगल नहीं है। अगर आपका यहाँ पर जन्म हुआ या फिर आपका कोई वंशज यहाँ पर रहता है या फिर आपने पंजीकरण के द्वारा यहाँ पर नागरिकता लिए तो ये सभी लीगल है। लेकिन आप धन यानी कि पैसे के थ्रू अपने यहाँ पर सर्टिफिकेट बनाते हैं तो ये इंडिया में लीगल नहीं है। भारत में नागरिकता प्राप्त करने के लिए कई तरीके जिसमें से जन्म, नागरिकता, वंश के द्वारा नागरिकता, पंजीकरण के द्वारा नागरिकता और देशीयकरण द्वारा नागरिकता और क्षेत्र के समावेश द्वारा नागरिकता शामिल है। हालांकि धन अर्जित करके नागरिकता प्राप्त करना भारत में नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत एक वैध तरीका नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 29, 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नगर पालिका से संबंधित है। अब इसका यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारतीय संविधान 74वां संशोधन अधिनियम 1992 शहरी स्थानीय स्वशासन से संबंधित जिसे नगर पालिकाओं के रूप में जाना जाता है। इस संशोधन ने संविधान के भाग यहाँ पर 11वें जोड़ा गया है और नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा यहाँ पर प्रदान किया गया है। इसका उद्देश्य है कि शहरी स्थानीय निकायों को अधिक शक्ति और अधिकार और जिम्मेदारी देना ताकि वे शहरी क्षेत्रों में स्थानीय प्रशासन और विकास को प्रभावी ढंग से संभाल सके। क्वेश्चन नंबर 31, बेंजीन किससे बनता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन ऑफ एसिटिलीन से। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 32, 1991 में LPG सुधारों के बाद भारतीय बैंक में क्या बदलाव हुए हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे निजी और विदेशी बैंकों को भारतीय बाजार में प्रवेश अनुमति मिली है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 1991 में भारतीय आर्थिक सुधारों यानी उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, LPG की शुरुआत हुई। इन सुधारों के तहत भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव आए और निजी क्षेत्र के बैंकों को और विदेशी बैंकों को भारतीय बाजार में प्रवेश की अनुमति दी गई है, जिससे बैंकिंग क्षेत्र के प्रतिस्पर्धी बढ़ी और ग्राहकों की बेहतर सेवाओं और उत्पादों को तकनीकों में नवाचार का मार्ग प्रशस्त किया है। तो दोस्तों ये थी हमारे 13 जून थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन। दोस्तों आशा करता हूँ कि ये सभी जानकारी आपको पसंद आई होगी और आपको यहाँ पर समझ में भी आ गया होगा। और दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको यहाँ पे 13 जून थर्ड शिफ्ट का अगर आपने एग्ज़ाम दिया है तो आप अपना फीडबैक जरूर देना कि इसमें से आपके कितने क्वेश्चन जो हमने आपको बताए कितने क्वेश्चन मिले हैं। तो ये सभी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। आप हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, तो वहाँ पे सबसे पहले आपको अपडेट मिल जाएगी कि शिफ्ट का यहाँ पर हमने एनालिसिस करवाया है। तो इन सभी की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगा। जल्दी मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।